हेलो। हाँ जी जिंदगी देवेंद्र सिंह बोल हाँ रहा जी हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बात कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैंने अभी ना 1 घंटा पहले आपको जब मैसेज किया तो मैं ना गार्डनिंग करने बाहर गया था, उससे मेरा थोड़ा हार्ट पंप हुआ हाँ तो ब्लड प्रेशर जो है 142 पे पहुंच गया। उसके बाद अब फिर दोबारा मैं जब रेस्ट कर रहा हूँ तो अब फिर 166 पे आ गया। ऐसा कि क्या ये मतलब हार्ट पंप आप तो बोलते करना नहीं है आप, हाँ तो जी। ये कैसे मतलब आप तो बोल रहे थे ना कि हार्ट पंप की इतनी जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत है थी? हार्ड वर्क या हार्ड पंप? हार्ट पंप हो जाए, जैसे मतलब जैसे कोई अगर कोई एक्सरसाइज करूं तो हार्ट पंप हो जाए। हाँ जी तो जैसे सर, ये मैं एक्चुअली में पहले अपने रनिंग आप कर से, लेता थोड़ी बहुत। देखिए अपने आप से ये रेगुलेट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये इसका कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं है। अब जैसे पानी पीते हैं, ये कई बार पानी पीने से नीचे चले जाता है, कई बार पानी पीने से ऊपर चले जाता है, तो ये बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है। जब तक आप पानी की क्वांटिटी को चेंज करते जा रहे हो तब तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने गार्डनिंग करके आए तो आप कैसे फील कर रहे हैं? रिलैक्स फील कर रहे हैं इस तरह होने के बावजूद? हाँ रिलैक्स फील कर रहा था। हाँ तो वही मेन चीज है, अगर रिलैक्स फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन, या तो कहीं नई जगह पर ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, और अगर नहीं होता तो पुरानी जगह पर आराम से होने लगता है। तो बॉडी अपनी तरफ से अच्छा पुश करती रहती है। ठीक है। तो अब मतलब देखिए, ये इसको हाँ जी बोलिए 160 बोलिए। 160 के आसपास, 170 के आसपास जब ब्लड प्रेशर होता है ना जिन लोगों का, उन लोगों को उससे हाँ, दिक्कत होती है। सर में दर्द होगा, सरसराहट सी होती है सर में। तो अगर वो नहीं हो रहा, और खासकर लॉन्ग रन के लिए नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि वो रिकवरी पाथ पर ही है। आपको मैं एक दूसरे एक मेरा एग्जांपल तो बताता हूँ। गर्दन दर्द हो रही है। मेरी सिर्फ गर्दन दर्द? गर्दन दर्द हो रही है और कुछ नहीं। सर मैं आपको एक केस बताया। तो मेरा एक फ्रेंड है, यूएसए में रहता है। हाँ हाँ तो एक बार शायद उसकी वाइफ इंडिया आई हुई थी, तो उसने वॉक एंड रेस शुरू कर दिया सुबह सुबह उठकर, 4 या 5 बजे उठकर। तो हाँ हाँ। उसने 1 घंटा वॉक एंड रेस किया, एंड उसके बाद शायद वो सो सा गया। उसके बाद ऑफिस गया, पर ही सेड कि मैंने तो कुछ रियलाइज नहीं किया। शायद उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे ही केम बैक होम। तो बच्चों ने कहा कि जो आप बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, एंड देन दे अच्छा। वेंट टू हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। हाँ हाँ तो हाँ, हाँ। हॉस्पिटल में उसको डायग्नोज किया कि उसको माइल्ड स्ट्रोक हो गया है। अच्छा अच्छा। एंड उसको डायबिटीज की कंप्लेंट थी, कई सालों से मेडिसिन भी लेता था, बट ब्लड हाँ प्रेशर की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। ब्लड प्रेशर वाज लाइक 120/80, मतलब कोई भी हाँ दिक्कत हाँ नहीं थी। एंड ओवर हाँ हाँ। देयर ही वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डायग्नोज्ड विद 220 समथिंग। बाप रे बाप। अच्छा एंड ही सेड दैट ही हर्ड द डॉक्टर टेलिंग द नर्स कि इसको ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन नहीं देनी। अच्छा। स्ट्रोक में भी कहा यही जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से स्ट्रोक होता है, हाँ हाँ बट हाँ हाँ एक्चुअल में स्ट्रोक अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता तो इस कंडीशन में उसको, जबकि पहली बार डायग्नोज हुआ, कुछ देना चाहिए था। तो हाँ हाँ ओवर ए हाँ। पीरियड ऑफ 3-4 days ही वॉज नॉट गिवन एनी ब्लड प्रेशर मेडिसिन टू लोअर द ब्लड प्रेशर। और वो यही है कि जितना ब्लड प्रेशर होगा वो आपके जो स्ट्रोक की कंडीशन जो पैदा हुई, जो भी ब्लॉकेज हुआ, कुछ हुआ, उसको ठीक करेगा। तो अल्टीमेटली 4-5 days और 3 या 4 दिन के बाद ही केम बैक होम। अच्छा उसको मेडिसिन कोई नहीं दी उन्होंने? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नहीं थी, और कुछ ब्लड मसल प्रेशर रिलैक्सेंट या रिलेटेड कुछ नहीं? दिया हो तो अलग बात है, बट ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन नहीं थी। एंड ही वाज कैरिंग द ब्लड प्रेशर। उसके बाद नीचे आ गया था 1-2 दिन में, 170-180 आ गया था, बट ब्लड प्रेशर की नहीं थी। और हम्म। उसके अलावा भी जितना मेरे को समझ में आता है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम तभी करता है जब आदमी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट है ब्लड प्रेशर को हाई करने की, और वो जबरदस्ती लो किया जा रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी के हर पार्ट के अंदर ब्लड जाना चाहिए, आपके हाँ नाखून हाँ तक के हाँ लिए, हाँ। हर चीज के लिए आपको ब्लड चाहिए। अगर ब्लड नहीं हम्म। जाएगा तो न्यूट्रिएंट नहीं नहीं, जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ नहीं मेरे को एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को कभी आज से कभी मतलब 8-10 साल हो गए मेरे को कुछ ना कुछ रात को खाना पड़ता था, तब मेरे को प्रेशर आता था, सुबह टॉयलेट जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को मतलब अपने आप प्रेशर आ जाता, वो उसमें बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ उससे मैं। उसके अलावा जो ओवरऑल चीज है ना, ओवरऑल चीज है कि अभी जैसे मैंने शायद आपसे उस समय भी शेयर कर रहा था कि एक बच्चे का पिछले महीने टाइप 1 डायबिटीज में इसका ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो किया, और 4 दिन के अंदर उसका ब्लड हाँ शुगर जो है
वो नीचे आ गया, 100 के नीचे आ गया। 100 के नीचे के हाँ 4 दिन हाँ और के बाद में उसका ब्लड शुगर, जो छोटे बच्चों का 12 साल का होता है ना, वो नॉर्मल ही 80-90 हाँ होना चाहिए। एंड हिज ब्लड शुगर वाज कमिंग, रात को पसीना आ रहा था, और उसकी मदर कहती है दिन भर ये खेलता कूदता रहता है, दिन में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में इसका ब्लड शुगर ठीक रहता है। फिर जब ये 10-15 दिन इस तरीके से हो गए, देन आई इंसिस्टेड कि आप दिन में 4-5 बार इसका ब्लड शुगर चेक करो। और 4-5 बार जब ब्लड शुगर चेक किया तो हर बार ही वो 40 और 45 के बीच में आ रहा था। ओ अच्छा। एंड ही हैड ठीक है। नो सिम्टम्स एट ऑल। रात को ही सिम्टम्स पैदा होते थे। फिर उसको काउंटर करने के लिए दे वर गिविंग जूसीज एंड अदर स्वीट थिंग्स। उसके बावजूद उसका हाँ जितना हाँ इसको स्वीट्स और ये सब देते थे, जूसीज वगैरह, तो ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा नीचे आया था, तो 29 तक भी चला गया। और ब्लड शुगर। हाँ जी। ठीक है। और फिर वो जो चेंज हुआ, अच्छा। अब आज तक का जितना भी मेडिसिन साइंस है वो तो ये कहती है ना कि अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो आप शुगर और वो सब मीठा वगैरह बंद करो। हाँ 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 अब ये बच्चे का तो कंटिन्यूअसली हो रहा था, उसका हाँ हाँ कंटिन्यूअसली कम आ रहा था, जबकि उसका वाटर इंटेक भी बढ़ा दिया, 6-7-8 गिलास डेली का हो गया, जूसेस अलग हो गए, बाकी सब हो गया, उसके बावजूद नहीं पड़ रहा था। फिर अल्टीमेटली उसमें वो आपको बताया था कि देसी घी और बटर ऐड किया, वो करते ही उसका शुगर ठीक हो गया। ओ ठीक 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 ठीक। तो इट इज मिक्स, मतलब वो इन बेसिकली वो मिक्स ही होता है कि मतलब आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ये ठीक है। प्रोटीन ज्यादा ले लिया तो सेहत बन जाएगी, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया तो सेहत बन जाएगी, वो राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब जैसे हम वेजिटेरियन हैं, अभी मैं तो सिर्फ दाल फुल्का ऐसी चीजें ही खाता हूँ, तो आपको लगता है कि जो मेरे न्यूट्रिएंट्स सब पूरे होते होंगे मतलब? सर देखिए, मेन जो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हाँ एंड हाँ ऑयल्स, फैट्स। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। तीनों का बैलेंसिंग होना चाहिए। जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें बॉडी मोरलेस अपने आप भी बना लेती है। जो मिनरल्स होते हैं, जो बाकी सब चीजें होती है ना, वो बॉडी अपने आप दूसरी चीजों की हेल्प के हिसाब से भी बना लेती है। बट ये मेन चीजें हैं जो चाहिए बॉडी को राइट प्रोपोर्शन में, और इसका बॉडी में रिजर्व भी ठीक। होता है। अब जो अच्छा मेरे जी। पास जो केसेस आए ना, उसमें क्या हुआ है कि आजकल इंडिया के अंदर ना नेचुरल डाइट और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें वो बोलते, एक विष्णु रॉय चौधरी है हु सेज कि हमें फ्रूट्स लेना चाहिए सुबह उठकर, दोपहर को हमें सलाद लेनी चाहिए, और रात का एक मील है जो हाँ हमें हाँ कुक हाँ फूड लेना चाहिए। हाँ 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 So I have some people who followed this system for more than 6-7 months. हाँ हाँ और जो लोगों ने इसको ज्यादा किया, एक जो मेरे सबसे पहले जो पेशेंट थे, उनको एसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिसमें लीवर का लास्ट स्टेज कंप्लेंट होती है, उसमें पेट में पानी हाँ भरने हाँ लगता है। हाँ हाँ सो वो भी यही डाइट फॉलो कर रहे थे, दूध पीते थे, पानी पीते थे और फ्रूट्स लेते थे। तो उनका ये सब हाँ बंद हाँ। किया और उनका एसाइटिस 1 महीने में ठीक हो गया, जबकि उसका एसाइटिस का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी। हाँ वो जी। जो डॉक्टर विश्वास राव है, वो बोलते हैं ऐसे कि ब्लड प्रेशर आपका ऐसे ठीक होगा कि दोपहर में हरी सब्जियां खाओ 400 ग्राम, ये वो, आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है, सुबह फ्रूट खाओ। आई डोंट नो, मैंने तो वो ट्राई नहीं किया, लेकिन अब बस मेरे को यही थोड़ा कंसर्न है कि अभी ये जब मैं एक्सरसाइज थोड़ी सी की, मैंने जब गार्डनिंग की तो 3-4 बोरियां सैंड की उठा के लेके गया, तो वापस आके चेक किया तो 142 हो गया था। जबकि इंक्रीज होना चाहिए, जब आप बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हो तो इंक्रीज होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो वही मैं कह रहा आई हूँ, डोंट नो बॉडी क्या मतलब है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। आपने कुछ किया, स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस हार्मोन्स कुछ रिलीज हो गए, आपकी बॉडी में रीजनेबल क्वांटिटी होगी, उसने रिलैक्स कर दिया उसको। अदरवाइज भी आप जब इस तरीके से करते हैं, तो अगर आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो कर देगा। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा कर लेते तो इंक्रीज भी कर सकता था वो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरीके के। जो मेरे को समझ में आता है वो हर चीज का एक, देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ। एक देयर वाज रिसर्चर जो कि अपना एक पेपर प्रेजेंट कर रहा था दूसरे साइंटिस्ट के बीच में ही। आई न्यू वन ऑफ द रिसर्चर। तो उसने बोला कि मैं एक ड्रग डेवलप कर रहा हूँ जिससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है या कंट्रोल में आ जाएगा, और उसके साइड इफेक्ट सबसे कम होंगे। तो आई वाज आज की इसको क्या क्वेश्चंस किए जाए जब क्वेश्चन आंसर सेशन में होता है। तो मैंने कहा इससे सिर्फ एक चीज पूछो कि ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन होती है वो किडनी को डैमेज करती है कि नहीं करती। नॉट द ब्लड प्रेशर की मेडिसिन।
तो इसे हार्ट डैमेज करती है। तो उससे दूसरा था कि भाई जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन डैमेज करती है किडनी को, तो जब किडनी डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अब 500 ml से ऊपर पानी मत पियो दिन में। तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हुई, तो क्या वो किडनी एक ही दिन में डैमेज होती है? और क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आधा लीटर से ऊपर पानी ने, वो उसी दिन शुरू करना चाहिए, उससे 2 साल पहले शुरू कर देना चाहिए, 6 साल पहले शुरू कर देना चाहिए? इसे नहीं, उस समय पानी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और डिहाइड्रेशन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, फॉर द हेल्थ। तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जो आप मेडिसिन देते हो ब्लड प्रेशर की, जो सबसे पहले की जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन होती है वो डायरेटिक्स होती है। डायरेटिक्स का मतलब है कि जो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। जो यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा, क्या वो डिहाइड्रेशन नहीं है? डिहाइड्रेशन सिर्फ उसी को है कि जब आप पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन सिर्फ उससे होता है। अगर आपको यूरिन जाता रहे तो क्या उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा? जब आप ब्लड शुगर डायबिटीज की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं डायबिटीज का एक सिम्टम है कि आपको पेशाब ज्यादा आता है। ठीक है, जब पेशाब आता है तो आपको बोलते हैं वो डिहाइड्रेट हो रहा है तो आप पानी ज्यादा पियो। जब ब्लड प्रेशर में मेडिसिन देकर आपको ज्यादा पेशाब लाया जा रहा है तो क्या वो डिहाइड्रेशन नहीं है? इतना सा सुनते ही हाथ खड़े कर दिए जी, हमें नहीं पता। तो द प्रॉब्लम इज कि जो लोग इतना बड़े बड़े क्लेम करते हैं उनको आप 2 क्वेश्चन पूछ लो, तीसरे क्वेश्चन में भाग जाते हैं। अब जो इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी है कि अब वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, कि अगर हर न्यूट्रिएंट बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी हमारे खाने से ज्यादा एनर्जी बना पाएगी। उसमें हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल का क्या है कि आपको, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर इतना था, फिर इतना हो गया, आपने ये किया, इतना हो गया। अब दुनिया के किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछ लो कि भैया इसको एक्सप्लेन कर क्यों हुआ, आप 4 लोगों से पूछो, चारों के जवाब अलग होंगे। सो देयर इज नो साइंस बिहाइंड दैट। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके सारी चीजें सही आती है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर हुआ तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिखना चाहिए आपके ब्लड में भी कि क्या गलती हो रही है। पर जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो सारी चीजें ठीक आती हैं, लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, ठीक है ना, सारी चीजें ठीक आती हैं। तो इसका नतीजा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप जितने मर्जी टेस्ट करा लो, जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो तो कभी पता ही नहीं चलेगी। अगर आप इंटरनेट पर देखते हो तो ब्लड प्रेशर का कोई रियल कॉज तो नहीं है, वो लाइफस्टाइल वगैरह कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर जो स्पेसिफिक कहते हैं पिन पॉइंटेड कि भैया ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, अब जैसे आपने दूसरी बात करी ग्रीन उसका कि उसका एक कुमार है करके, वो ही सेज कि अगर आप ये लो तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है, आज की डेट में दुनिया का बच्चा जानता है कि अगर ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट कम लेना है। आप ग्रीन वाली चीजों में उठा के देखो, उसमें सोडियम ज्यादा होता है। ओ अच्छा, ठीक है। मतलब एक तरफ से आपको कह रहे हैं सोडियम मत लो और दूसरी तरफ से आपको कह रहे हैं सोडियम लो तो आप ठीक हो जाओगे। जो ये होता है ना, जो ये इसको बोलते हैं मेथी दाना एंड ऑल दैट, उसमें भी सोडियम होता है। ठीक। अब आप दूसरी चीज समझिए, ये जितने भी लोग ये शुरू करते हैं मेथी दाना वगैरह ब्लड शुगर के लिए ज्यादा करते हैं। तो जब ये लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेथी दाना वगैरह यूज करने लगते हैं, रेगुलर लेने लगते हैं रोज, तो धीरे धीरे करके साल 2 साल के उनको ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। आप जितना ब्लड प्रेशर को रोकने की कोशिश करोगे, दूसरी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक। क्योंकि इसका ग्रुप तो एक ही है, दिस इज ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। चाहे वो ब्लड पे, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को गूगल करके देखिए। द डेफिनेशन गिवन बाय WHO इज कि अगर आपको 5 में से 3 कंडीशन है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। These 5 are ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सेंट्रल ओबेसिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 में से 3 होने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? देयर इज नो जस्टिफिकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि 5 में से 3 होने की क्यों जरूरी है। 1 से क्यों नहीं होता, 2 से क्यों नहीं होता, 3 से ही क्यों होता है, 4 से या 5 से क्यों नहीं होता। और मेरी डेफिनेशन के हिसाब से पूरी दुनिया की जितनी भी क्रोनिक डिसीज है सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। माइग्रेन होता है, अब माइग्रेन में अपना वॉक एंड रेस्ट को करो, माइग्रेन खत्म हो जाता है, हाथ खत्म हो जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट मतलब 1 घंटे में, स्टार्टिंग होने से पहले भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि अगर एसिडिटी हो रही है तो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ अदर इश्यूज। अगर आप गूगल करते हैं एसिडिटी एंड डायबिटीज तो देयर इज अ पॉजिटिव लिंक। अगर किसी को एसिडिटी होगी तो उसका चांसेस ऑफ बिकमिंग डायबिटिक इंक्रीजेस। दूसरा करिए एसिडिटी एंड ब्लड प्रेशर तो उसका भी पॉजिटिव लिंक है। एसिडिटी एंड हार्ट डिसीज उसका भी पॉजिटिव लिंक है। एसिडिटी स्ट्रोक उसका भी पॉजिटिव लिंक है। तो सारी स्टार्टिंग तो एसिडिटी से हो रही है, इंडाइजेशन से शुरू हो रही है। तो दिस इज एक्चुअल मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
और मेरी वाइफ को ना एच प्लोरी हुआ था, तो वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सर सारा कुछ वही है। अगर अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, नीदरलैंड में देयर वाज अ पर्सन इंडियन ओरिजिन से, एंड उसको एसिडिटी से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो ही स्टार्टेड कॉलिंग, तो वो करते 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 महीने 3-4 महीने के अंदर उसका एसिडिटी ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गया। 10% 15% की प्रॉब्लम रह गई इसको। देन ही सेड दैट आई एम गोइंग फॉर ए चेकअप। अब वो चेकअप के लिए गए, उसको एच पायलोरी बता दिया, एंड देन ही सेड कि इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई सजेस्टेड कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि एच पायलोरी जो होता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को है। ठीक है, एच पायलोरी इज अ नॉर्मल फेनोमेना इन द बॉडी। अब क्योंकि आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह लीजिए या आपका जो इम्यून सिस्टम है वीक हो गया, तो उसकी परसेंटेज बढ़ गई। बहुत से हेल्दी हो गए जिनको एच पायलोरी तो है पर उनका विद इन ए पर्टिकुलर रेंज है। तो इसी तरीके से आप जब किसी भी बैक्टीरिया की बात करते हैं, आज की डेट में आप बात करें टीबी के बैक्टीरिया की, टीबी की, तो टीबी का बैक्टीरिया भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन या सॉरी 1/3 पॉपुलेशन को है, पर डोमिनेंट किसी किसी में होता है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। 2 साल पहले मुझे टीबी के सारे सिम्टम्स हो गए। अच्छा जी। उससे पहले बाई चांस की बात है, मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव को, ब्रदर इन लॉ को टीबी था पहले, तो उसका फिर दोबारा से कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गई, एंड डॉक्टर सेइंग कि शायद वो टीबी ही है। एंड फिर उन्होंने उसका कैंसर वगैरह के लिए चेकअप किया तो बोला कि जी इसको लास्ट स्टेज कैंसर है। तो उस समय तक मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया टीबी सो कंटेजियस, तो मैं उसको विजिट कर रहा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्योरिंग इज कैंसर। अब वो कैंसर तो उसको हो गया, बट वो टीबी नहीं है ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उसके बाद में मेरे कांटेक्ट में 2 लोग थे, उनको भी टीबी हो गया, और अल्टीमेटली मेरे को भी वो कंडीशंस पैदा हो गई सबसे आखिर में। उस समय तो नहीं हुई पर सबसे आखिर में हो गई, और मैं 6 महीने तक बहुत दुखी हुआ। उसके छोटे मोटे टेस्ट कराए पर टीबी के टेस्ट भी बड़े स्पेसिफिक और क्लियर नहीं होते हैं। अब उसके जो और ये जो बोन की घुटने की नी की है, उस तरह की कंडीशंस पैदा हुई। फिर धीरे धीरे करके दूसरे लोगों से चेकअप किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन थी कि बर्निंग होती थी, पाँव पूरा ऐसे जैसे जल रहा है, और स्वेलिंग हो गई, और चला बिल्कुल नहीं जाता था, बुखार रहता था, बुखार का कोई रीजन नहीं, कोई गोलियां खाओ बुखार कम ही नहीं हो रहा था। 2 महीने हो गए, एंड आई वाज, मतलब मैं अच्छा खासा खेलता हूँ बैडमिंटन वगैरह, पर उस पीरियड में मैं 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट आई वाज बेड रिडन। मेरे से बेड से बिस्तर एक, मतलब बाथरूम वाज जस्ट 1 स्टेप अवे, मेरे से उस उतरा भी खड़ा नहीं होता, उसके लिए मेरे को दीवार पकड़नी पड़ती थी। अच्छा जी। और उस कंडीशन को भी मैंने वॉक एंड रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से ही ठीक किया। मैंने कोई मेडिसिन ली टीबी शीबी की, और उसके 4 महीने नहीं तो 6 महीने के बाद आई वाज बैक इनटू स्पोर्ट्स, और उसके बाद अभी मेरे को कोई इशू नहीं है। उसके अलावा मेरे को कुछ अब मेरे को, हाँ जी हाँ जी, उसके अलावा उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे को 1-2 पेशेंट्स ने कांटेक्ट किया, लेडी थी एक, तो शी सेड कि मेरे को टीबी हुआ था, और उसको टीबी से पेट का हुआ था, एंड शी सेड कि उसका ट्रीटमेंट लिया, उसने 9 महीने मेडिसिन वगैरह लिया तो टीबी क्लियर हो गया। टीबी क्लियर होने के बाद में शी सेड की पर जो बर्निंग है वो बर्निंग नहीं जा रही, स्टूल पास करते हुए रेक्टम वगैरह में बर्निंग होती है। उन्होंने एडिशन डी किया, 7 दिन बाद फोन आया जी मेरे को बर्निंग बंद हो गई। जो बर्निंग उनको ठीक होने के बाद भी साल भर से चल रही थी, साल 1.5 साल से, वो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में बंद हो गई। फिर उसके बाद भी शायद उनका फीडबैक, और भी एक और फीडबैक है 2-3 महीने के बाद में कि वो दोबारा इशू नहीं हुआ और भी उनको ठीक हो रहा है। तो अगर हम धीरे धीरे करके देखते हैं तो सारी चीजें ही रिस्पॉन्ड करती हैं इसमें। छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन जैसे गर्दन में दर्द होती है, ये सब होता है। आप अभी जैसे आज आपने पानी का इंटेक बढ़ाया, तो अगर आज भी आपको आराम नहीं मिलता, 2-3 दिन में आराम मिलना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर रिपीट करिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, एक दिन पानी बढ़ा दीजिए, उसके अगले दिन फिर कम कर दीजिए। ठीक है ठीक है, तो ये समझ गया आपकी बात। तो जितने भी इस तरीके के जो इश्यूज हुए हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, किसी के 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, बट डीपर इनसाइड वो एक, आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी कह लीजिए या हेल्थ है ओवरऑल, उसको इम्प्रूव करते जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो अब जैसे आप खेलते हो बैडमिंटन, तो मेरे को भी जैसे खेलने का या थोड़ा रनिंग का शौक है, मैं अभी मत करूं, 3-4 महीने बाद जब ठीक हो जाएगा तब करूं? हाँ जी, अभी आप वॉक एंड रेस्ट पे फोकस करिए। 3-4 महीने बाद नहीं तो अगर आप महीने के बाद भी ट्राई करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा ट्राई करिए, एक दिन ट्राई करिए हफ्ते में, फिर धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। पर रोज तो मैं कहूँगा कभी भी मत करो। अब हफ्ते में 3 दिन करते हो दैट इज फाइन।
क्योंकि जिस दिन आप ठीक नहीं है, जाते तो उस दिन बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है कि आपको पेन वगैरह होती है। जैसे मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैं 58 ईयर ओल्ड हूँ, माई डॉटर इज 24 ईयर, ठीक है। हाँ वो हाँ रेगुलर जिम जाती है, रेगुलर एक्सरसाइज करती है। अगर कभी वैसे हम कहें कि चलो आज पार्क चलते हैं, मैं जाता हूँ साल में एक बारी 2 बारी, तो हाँ उसमें हाँ, फुल स्पीड की रनिंग स्प्रिंट मारते हैं, ठीक है। हमने अच्छा 4-5 100 मीटर की स्प्रिंट मारी। उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि हम्म, मैं रेगुलर नहीं हूँ तो मेरे दर्द होनी चाहिए, उसके नहीं होनी चाहिए, उसके दर्द होती है, मेरे को नहीं होती। हाँ ठीक है जी, ठीक है, तो समझ आई गया आपकी ऑलवेज बात में। इंसिस्ट। अब उनको बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे कहना नहीं मानते, कहते आप ही सबसे ज्यादा अक्लमंद तो सारी दुनिया जिम जाती है, सारी दुनिया कहती है जिम जाना अच्छा होता है। अब कौन समझाए उनको। सब बाकी सारी दुनिया समझ जाएगी, अपने बच्चे नहीं समझते। सर हमारे हमारे घर में 3 मेंबर है, तीनों मान के राजी नहीं है। और मैं उनसे कहता हूँ मेरे से ठीक है। कम्पीट कर लो। आज की डेट में हाँ मेरी हाँ, वाइफ के दांतों में प्रॉब्लम है, मेरा लड़का 28 साल का है, उसके दांतों में प्रॉब्लम है, ठीक है। 58 साल अच्छा की उम्र में मैं ना ब्रश करता हूँ ना कुछ और करता हूँ, मेरे दांतों में 1% प्रॉब्लम नहीं है। मैं आइसक्रीम के साथ में चाय भी पी सकता हूँ, मतलब आइसक्रीम ली उसके आधे। दांतों को मेरे को दांतों का तो कोई ब्रश प्रॉब्लम नहीं नहीं है, करते तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं जब करता मैं। ब्रश नहीं करते तो क्या करते मैं गार्गल भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, नथिंग एट ऑल, नो मंजन, नो नथिंग एट ऑल। सुबह उठा, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करना है, सीधा ब्रेकफास्ट ले लिया। अच्छा, कुछ कुछ ब्रश करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना ब्रश? सर अब ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब आप छोड़ते हैं, बट एक्चुअली में हाँ ब्रश की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जब खाना खाते हो, हाँ हाँ आप फ्रूट खा रहे हो, फाइबर है। अब जब फ्रूट को काट रहे हो तो क्या हाँ होता है? तो वो रस निकलता ही है। एक सेकंड, हाँ जी, फ्रूट खाते हैं तो हम दांतों से काटते हैं ना। हेलो। तो जब हम फ्रूट खाते हैं, मान लो हम आम खा रहे हैं, तो आम का जो फाइबर है उसको दांतों से काट रहे हैं, तो उस काटने की हाँ प्रोसेस हाँ में हाँ अगर कुछ प्लेक वगैरह हुआ तो वो तो निकल जाएगा। हाँ फिर हाँ जब हाँ। आप दांतों से कोई लेकिन भी चीज, हाँ जी जो दांतों में फंस जाती है चीज, वो कैसे सर, निकालनी है? कहाँ जैसे पर फंसती मतलब है, खाने कहाँ फंसती है? दांत, दांतों के बीच। सर दांतों के बीच से ही तो हम काटते हैं, जब काटते हैं तो जहां पर ब्रश जाता है वहां पर फाइबर भी जाते हैं, खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम काटते हैं तो खाना तो सॉफ्ट भी होता है, वो तो सब जगह घुस जाता है, ब्रश तो फिर भी सब जगह नहीं घुसता। हमने कितने लोग बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत से लोग तो स्टार्टिंग में तो जब तक प्रॉब्लम नहीं होती सीधा सीधा करते हैं ना। उस बात को छोड़िए सर, मेरी वाइफ हम्म सुबह शाम ब्रश करती रही और मेरे मना करने के बावजूद भी लगे रहे सुबह शाम हम्म। ब्रश करना। अभी भी उसका उसका तो रूट कैनाल वगैरह सब हो चुका है, पर फिर भी नहीं मानते। आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो डेंटल सर्जन है। आई थिंक वो कनाडा में भी हम्म 10-15-20 साल रह चुका है एज ए डेंटल सर्जन। हम्म अभी वो दिल्ली में हम्म प्रैक्टिस करता है, और उसके पास मेरे ख्याल से 4-5 जूनियर्स भी हैं, उसका अच्छा खासा क्लिनिक चलता है। उसकी हम्म वाइफ को दांतों की प्रॉब्लम हुई, एंड आई हैड बीन डिस्कसिंग ऑल दिस विद हिम आल्सो। तो ही कॉल्ड मी कि वाइफ हम्म का अभी क्या करूं, इसका ब्रश करना बंद करा दूं? मैंने कहा डेफिनेटली हम्म ब्रश बंद करा दो, तो उससे आपके दांतों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएंगी। उसके बाद में मैं जब 4-6 महीने या 1 साल के बाद मिला तो मैंने कहा जी हाँ जी क्या स्टेटस है। ही सेड कि इन्होंने ब्रश करना बंद कर दिया था, 3 महीने के बाद गम से ब्लड आना शुरू कर दिया, तो फिर इन्होंने चालू कर दिया। तो मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं, जो ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी आर सो यूज टू, तो जो भी हम सही या गलत यूज करते हैं बॉडी उसका डिफेंस सिस्टम बना लेती है। तो मुझे भी 1-2 बार ब्लीडिंग हुई थी हम्म हल्की फुल्की, तो जिसमें ब्लीडिंग हुई उसमें ब्रश वगैरह कर लिया 2-1 दिन के लिए, उसके बाद फिर छोड़ दिया। हम्म। फिर उसके बाद मुझे पिछले 10 साल से तो कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 10 क्या, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए। गार्गल भी नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं। उंगली उंगली से लोग मारते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मैं आइसक्रीम खा लिया, जलेबी खा लिया, कुछ भी खा लूं, पानी का गिलास पी लिया, दैट इज डिफरेंट मैटर। यूजली मैं अवॉइड करता हूँ खाने के बाद पीने का, बट अगर किसी से मूड करता है वो भी पी लेता हूँ, नॉट एज ए रूल, बट कभी कभार एक्सेप्शन आर अलाउड। तो उसके बावजूद भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने मिठाई खाकर, जलेबी खाकर, कोई बर्फी खाकर, कुछ भी खाकर पानी नहीं पिया, आई एम फाइन विद दैट। माय और गॉड। दूसरी बात बताता हूँ सर, टूथपेस्ट में होता क्या है? हाँ हाँ टूथपेस्ट में मिंट होता है, हाँ 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 जिसको जो फ्रेशनिंग सा ठंडा ठंडा सा फीलिंग देता है। टूथपेस्ट हाँ के हाँ अंदर एब्रेसिव होता है जो दांतों को रगड़ने के काम आता है। एब्रेसिव हाँ हाँ फाइन हाँ होता है, पर वो होता है एब्रेसिव ही है जो दांतों को रगड़ लगाता है।
हाँ हाँ फिर दांतों में टूथपेस्ट में शुगर भी होती है, ठीक है। फिर इस सब के अलावा उसमें ये जो बोलते हैं क्लोराइड हो गया है, इस तरीके की थोड़े से मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल चीज है वो एब्रेसिव है। अगर आप डाटा को उठा के देखोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके दूध के दांत टूटने होते हैं, आज की डेट में शहरों में रहने वाले 80 से 90% बच्चों के दूध के दांत टूटने से पहले कीड़ा लगता है। और यही परसेंटेज आज से 30-40 साल पहले, जब ब्रश का इतना यूज नहीं होता था, मे भी 5% होगी। हमारे हमारे मतलब हम 4 भाई बहन थे, हमारे तो किसी के भी दांत में कीड़ा नहीं लगा। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 के दांतों को कीड़ा लगा। और उसका एक्सप्लेनेशन ये होता है, चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के घरों में ये सब चीजें एक्सेस में थोड़ी होती है। महीने में एक दिन चॉकलेट खा ली तो वो आज की डेट में मैं भी खाता हूँ, चॉकलेट भी खाता हूँ, आइसक्रीम भी खाता हूँ, जलेबी भी खाता हूँ। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं लेता, पर ये है कि रोज रोज नहीं लेते। और भी बहुत सा डाटा है विच आई यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी। अब हम दिल्ली में चलते हैं सड़कों पर, तो आपको पता है जो रोड डिवाइडर्स वगैरह होते हैं, बहुत से होमलेस बच्चे और जो गरीब लोग होते हैं वो वहीं रहते हैं। उन लोगों ने कौन सा ब्रश करना आता है, उनके पास तो पानी भी नहीं होता पीने का टाइम टू टाइम। उनके पास तो कोई नलका नहीं लगा, कुछ नहीं, सड़क के ऊपर कंबल लेके लेटे हुए बीच में जो डिवाइडर लाइन होती है। अब उनके दांतों को कभी भी अपने बच्चों के दांतों से कंपेयर करो, देयर हेल्थ विल बी फार बेटर देन योर हेल्थ, योर चिल्ड्रंस हेल्थ। तो ये तो ऑब्वियस सी चीजें जो दिख रही हैं। तो कई बार मूड बना के लेके वीडियो बनाया कि भाई हमारे बच्चों के दांत देखो, इनके बच्चों के दांत देखो, एकदम मोती जैसे चमक रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैंने भी नोट किया है आपकी, मैंने पहले कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन मेरे को अब याद आ रहा है। उनकी शक्ल तो काली होती है लेकिन दांत एंड सफेद होते हैं। और फिर ये जब हम स्टडीज की बात करते हैं तो साइंटिस्ट को ये सारी चीजें नहीं दिखती क्या? जिस डेंटल सर्जन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके क्लिनिक के बाहर एक पर्चा लगा हुआ था कि 60% से ज्यादा बच्चों के दांतों में कीड़ा लगता है दूध के दांत टूटने से पहले। 60 वो कह रहा है, जो मैंने लोगों से बातचीत करके पता लगा, मेरे को तो 90-95% लगता है। अब वो जो एब्रेसिव होता है उसकी कहानी ये होती है, जो एब्रेसिव होता है दांतों का, क्योंकि बच्चों के जो दांत होते हैं उसका एनेमल वीक होता है, और वो एनेमल जो एब्रेसिव उसके ऊपर खींचते हैं सुबह, तो वो एनेमल उतर जाता है। और एनेमल उतरने के बाद तो दांत में कुछ रहता ही नहीं। जहां आपका एनेमल गया, और एनेमल दुनिया की कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई डाइट ठीक नहीं कर सकती। एक बार आपका एनेमल गया तो भगवान भी आपके दांत नहीं बचा सकता। तो एक फ्लो डेंटल करके एक कंपनी है, तो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, तो आई वे तो सेम आर्गुमेंट टू देम। अब वो बंदा पता क्या कहता जी क्या बात कर रहे हो, जो आपका वो बात कर रहा था स्केलिंग करने की, टीथ वाइटनिंग की। मैं तुम दांतों को रगड़ के तो सफेद करोगे, ऊपर जो येलो येलो होता है वो हटा दोगे तुम। तो जब तुम रगड़ोगे तो एनेमल तो डैमेज हो जाएगा। एनेमल तो टॉप लेयर होती है दांतों की। मैंने कहा वो डैमेज करने के बाद दांत कहाँ बचेंगे? कहता जी दुनिया में एनिमल जितने भी धातु होती है उनसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है। इसे जब आदमी मर जाता है तो भी उसके दांत नहीं जलते, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ एनिमल। अब जो दांत जलने वाली चीज होती है वो जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एस्बेस्टोस ले लीजिए, दूसरी चीजें हैं जो इनफ्लेमेबल नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अल्टीमेटली ये चीजें तो बड़ी ऑब्वियस ही है। आप व्हाइटनिंग का कह लो, आज की डेट में दिस इज एक्सेप्टेड कि जो नेचुरल कलर होता है दांतों का वो हल्का सा येलोइश होता है। अदरवाइज तो आज से 10 साल पहले की बात करें तो हर कोई ये कहता था कि वो तो व्हाइट ही होता है, मिल्की व्हाइट होता है। तो अब जैसे मेरे दांत ना चाय पी के ब्राउन ब्राउन से थोड़े हो गए हैं, तो मैं अगर ब्रश नहीं करूंगा तो वो तो और हो जाएंगे। सर देखिए, अगेन आपका जो आप ब्रश करते हैं, आप कह रहे हैं चाय पी के आपके वो ब्राउन ब्राउन से हो, चाय पीने से ब्राउन नहीं होते हैं। अच्छा, आपके मिनरल डेफिशिएंसी या इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। आप वो दांतों को रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से जहां से एनिमल घिस गया वहां पर लेयर बन जाएगी, वो येलोइश हो जाएगा। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ।
चाय मैं भी ठीक पीता था ठीक ठीक। और सारा कुछ मैं भी करता था, ब्रश भी करता था। तो मेरे दांतों में ना हल्का हल्का अंदर इंटरनली अंदर की साइड में ना तो ब्लैक ब्लैक सा होता है ना लाइन, जिसको आप कहते हैं कि कीड़ा हम्म, लगने की शुरुआत है, वो था। एंड दैट हाँ वाज हाँ हाँ 25-30 साल पहले, 35 साल पहले भी था। एट द एज ऑफ 25-26 में भी हम्म, था। और हम्म, आज की डेट में मैं कंपेयर करता हूँ तो आई वुड से कि वो 20% से कम रह गया। वो ठीक है ठीक है तो ये जितना ठीक भी है जी। मार्केट में इंफॉर्मेशन है उसका रियल बेसिस क्या है? हम्म, अब आपको दूसरा एक चीज हम्म, इंस्टेंस बताता हूँ। हम्म, कोलगेट की पेस्ट आती है। हम्म, कोलगेट की कितनी तरीके की पेस्ट आती है? कम से कम नहीं तो 50 30-40 पर। उसके ब्रांड है। हाँ 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 नीम हाँ वाली भी है, चारकोल वाली भी है, फ्लोराइड वाली भी है, क्लोराइड वाली भी हाँ है, हाँ एंड आई डोंट नो, बहुत सारी उनके हैं। मैं एक दो बार देखा था उसको। अब मैंने कहा कि एनिमल का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हाँ एक हाँ सेंसोडाइन करके आता है टूथपेस्ट का कुछ, वो हाँ हाँ सेंसोडाइन आता है वाले आता है जो हाँ होते हैं, कंपनी वो क्लेम करती है इससे टूथ सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जो दांतों में ठंडा गर्म लगता है ना, हाँ वो कम हो जाता है। हाँ 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 होता हाँ है ये हाँ स्टेरॉइड है, ठीक है। अब ठंडा गर्म तब लगता है जो एनिमल डैमेज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिस कंपनीज वेबसाइट सेज दैट इट हैज नो क्योरिंग वैल्यू ऑफ फॉर द एनिमल, ठीक है। हम्म, जब आप गूगल करते हैं कि सेंसोडाइन में हम्म, क्या वो एनिमल को रिपेयर कर देता है, तो यू विल गेट हम्म, आर्टिकल्स विच क्लेम हाँ वो कर देता है। हम्म, अब क्या है कि दिस इज अ बिग कंपनी, अगर इतनी बड़ी कंपनी कोई गलत क्लेम करती है तो बहुत ही कंट्रीज के जो लॉज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो किसी भी अरे गहरे जो ब्लॉगर्स होते हैं उसको पैसे देकर दे विल आस्क हिम टू राइट एन आर्टिकल, बस वो राइट वो हो गया। उस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एंड ही सेज नहीं एनिमल भी रिपेयर हो जाता है। आप क्या कर सकते हो? किसके अगेंस्ट केस करोगे आप? और ये चीज एक जगह नहीं है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर देयर वाज अ कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू सोप। एक सेपी मेड करके सोप निकला, उसका पीएच था 5.5। तो इसने कंपनी ने होर्डिंग्स लगा दिया कि जो आपका लक्स सोप है, जो आपका डव सोप है, और इसी तरीके से पियर्स है, इसका जो पीएच होता है वो 10, 11, 12 होता है। और जो कपड़े धोने का साबुन होता है रिन, उसका भी 11 है। तो दी सोप्स जो लक्स वगैरह है, दीज आर एज गुड एज कपड़े धोने का साबुन। तो देन वो जो यूनिलीवर है, दे वेंट टू कोर्ट एंड गॉट द स्टे कि वो ये यूज ना करे, कि उनके ब्रांड्स का नाम यूज नहीं करे। तो कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल गया। बट ये वाला जो सोप है, ये जो मैं बता रहा हूँ जिसने होर्डिंग्स लगाया है, इसका एक सोप की जो बार होता है वो 200 रुपए का बिकता है, ठीक है। तो आई रोट एन आर्टिकल कि जो लक्स सोप है मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बालों के लिए और बात के लिए बहुत बढ़िया है। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज करता हूँ और उसका मैंने बेनिफिट देखा है कि उससे बालों की रीग्रोथ शुरू हो जाती है। तो एक सेकंड होल्ड कर लेंगे? हाँ हाँ कोई बात नहीं आराम। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ वो कहते हैं हम लोग सो रहे हैं तो मैं आ गया। हाँ जी। तो हाँ जी हाँ जी मैंने कहा कि अब जो लक्स सोप है वो 20-25 रुपए का मिलता है एक बार, और शायद उससे डबल उससे क्वांटिटी होती है। तो यूनिलीवर के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो ब्रांड है और ये जो होर्डिंग्स लगवाई गई, ये लगवाई गई यूनिलीवर ने लगवाई, वो छोटा सा ब्रांड है, नॉन एग्जिस्टिंग सी कंपनी है, और वो 200 रुपए का बेच रहा है। और ये हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया। मीडिया में आने के बाद उसको कंटेस्ट करना इज ए यूजलेस बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये क्या करेंगे, थोड़े दिनों के बाद में अपना भी एक ब्रांड ला देंगे जिसका जो पीएच लेवल होगा 5.5 होगा। तो पीएच 5.5 बनाने से किसी की कीमत 150 रुपए थोड़ी बढ़ जाती है। दैट इज क्लियर मार्जिन फॉर देम। और इस मार्जिन की उस कंपनी ने एडवर्टाइज करके इनकी वैल्यू बढ़ा दी। ये कभी कंटेस्ट नहीं करेंगे उसकी फीचर्स के ऊपर कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जब नमक के ऊपर होता है कि गांव के लोग बोलते हैं कि नमक से मंजन करो तो दांत मजबूत हो जाते हैं, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं, उन्होंने नमक वाला भी निकाल दिया, उसका रेट और बढ़ा दिया।
तो दीज कंपनीज दे जस्ट ये कभी किसी कंट्रोवर्सी में किसी में डिबेट में नहीं पड़ते, चुपचाप से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते रहते हैं। अब इनको चार चीजें और बता दो। नीमल अभी निकाल दिया उन्होंने, कितने सोप निकाल दिए एक बार देखो खोल के। हाँ। तो अगर आपको यूज करना हो तो आप साबुन यूज करते हो? कौन सा लक्स करते हो यूज? बस मैं लक्स सोप यूज करता हूँ बालों के लिए भी और बाथ के लिए भी। अच्छा, ठीक। और उससे मेरे बालों का रीग्रोथ शुरू हो गया। अच्छा, मेरे को किसी ने बोला कि आप यूज करने की जरूरत नहीं, साबुन कम से कम यूज करा करो, ऐसा भी किसी ने बोला था। सर पानी से नहा लो बस। सर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब आप कोई भी ऑयल लगाते हैं सर में, तो सर से आपके नेचुरली ऑयल निकलता है। वो जो नेचुरल ऑयल होता है, जब आप दूसरा ऑयल ऊपर से यूज करते हैं, कोई लोशन या कुछ भी यूज करते हैं या शैम्पू कभी आपने यूज किया, वो धीरे धीरे करके उसके ऑयल को बाहर निकलने से रोक देता है। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जो स्काल्प से ऑयल निकलना होता है वो सॉलिडिफाई होता है, वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होकर वो लेयर्स में वो डैंड्रफ बन जाता है, और उस डैंड्रफ की वजह से बालों को जो न्यूट्रिशन मिलना होता है नीचे से वो नहीं मिलता, और जो फ्रेश ग्रोथ होनी होती है, बालों की लाइफ होती है 2 साल सर के बालों की, इसके अंदर 2 साल के अंदर तो बालों में टूटते हैं सभी ने। अब बालों का सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द न्यू हेयर। तो जब वो स्काल्प से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बालों को और रीग्रोथ रुक गई उसकी वजह से कि वहां पर सॉलिड एक स्टेट बन गई, तो अगर आप सोप नहीं लगाएंगे तो वो खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, सोप एल्कलाइन होता है, तो 10-11 का होगा तो आपके जो फॉलिकल्स होंगे बालों के, जो जड़ें होंगी वो खुल जाएंगी। जब तक बालों की जड़ें नहीं खुलेंगी तो नए बाल नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो बात करते हैं ना, जैसे खेतों में हम खेती करते हैं, हल चलाते हैं, तो उसका पर्पज होता है कि सॉइल को लूज कर देना ताकि नीचे से पौधा आराम से निकल सके। अगर ऊपर आपने सीमेंट लगा दी तो पौधा कहाँ से निकलेगा? तो यही थ्योरी उसमें, अगर आपने पहले से बचपन से पैदा होते ही सोप मतलब ऑयल वगैरह नहीं लगाया, आपका ग्रोथ भी अच्छी है, आपके बाल भी अच्छी है, तो नहीं भी यूज करें तो भी चल जाएगा। बट फिर भी जो ऑयल निकलता है उसको हटाना भी होता है वहां से। तो आई यूजली सजेस्ट कि सर्दियों में तो हमें साबुन को 2-3 बार यूज करना चाहिए और गर्मियों में कम करना चाहिए। और लोग उल्टा बोलते हैं इसमें भी, सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता, पसीने के साथ में वो जो स्काल्प का ऑयल होता है वो ज्यादा निकल जाता है। गर्मियों में पसीना आता है तो वो निकलता है, तो इसलिए हमें कम सोप की जरूरत है। सर्दियों में क्योंकि पसीना आता नहीं है तो इसलिए सोप ज्यादा यूज करें ताकि वो ऑयल ज्यादा से ज्यादा खींच सके। ठीक है। तो सारी की सारी कहानियां उल्टी फिट हो रही हैं। सही बात है। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी मेरी वाइफ को, जैसे मैंने बताया ना आपको, एच फ्लोरी हुआ था, तो मैं उसको बहुत कन्विंस कर रहा हूँ कि तू ये वाला शुरू कर, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और खाना भी। वो जैसे ना उसके पेट में अभी दर्द होता है, तो उसको क्या मतलब कैसे कन्विंस करूँ कि ये शुरू करे या उसको ये ठीक लगे? उसको उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह सब खा के देख लिया, फिर दोबारा से उनको प्रॉब्लम हो रही है। सर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो एमकॉम है। तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात तो मान लेनी चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उनको अच्छा जी। तो उनको क्या मतलब कैसे यही सेम सिस्टम जो मेरे वाला वही करें कि कुछ और करें? मतलब सर कुछ भी करके देख लीजिए, जितना इसको करेंगे, अब एंटीबायोटिक लेंगे, बाकी सब चीजें लेंगे, एच पायलरी के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट वही पाल रखा है। आप एंटीबायोटिक लोगे 10-5 दिन आराम मिलेगा, फिर उसका फ्लेयर अप करेगा, एक प्रॉब्लम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी होती रहेगी। इन्होंने ना कोई मतुला टी मंगाई है कोई साउथ अफ्रीका से, वो इस्तेमाल कर रही है। जो मर्जी मंगा लें, जिस दिन पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो कहिएगा। और जब दूसरी, एक तो है दूसरी तरीके से ठीक होना और एक नई बीमारी ना लगे, तो द चांसेस कि कोई भी चीज किसी को ठीक कर दे। अब एक बात समझो, एच पायलरी सिर्फ उनको नहीं हुआ, दुनिया में जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत हाई परसेंटेज है। पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो एच पायलरी चेक होता है, और ज्यादातर लोग बोल देते हैं एच पायलरी की प्रॉब्लम है। उनमें से कितने लोग हैं जो ठीक हो गए? आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसको आईबीएस की प्रॉब्लम होगी वो और भी परेशान होता है। अब दूसरी चीज समझिए, बेसिकली पेट में दर्द होता है, ठीक है? मेरे पास एक पेशेंट है, ही कॉल्ड मी। अब मुझे टेक्निकल चीजें पता नहीं है, तो उससे कुछ ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम बताई कि उसके पेट की, डॉक्टर्स ने उसको बोला है उसका पेट 75% डैमेज हो चुका है, सर्जरी करके उस पेट के पोर्शन को काट के फेंकना पड़ेगा।
अच्छा। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके अलावा दुनिया में। तो ही कॉल्ड मी, ठीक है। उसके दर्द वर्द भी होती थी और कॉम्प्लिकेशन थी। महीने भर से पहले उसने सारे टेस्ट दोबारा कराए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसमें सिर्फ ये डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन किया बस, और हाँ जी, सिर्फ डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट। हाँ जी। उसके ठीक बाद है में जी। आई थिंक ही मस्ट हैव रेफर्ड सम डॉक्टर्स आल्सो टू मी, जैसे ओल्ड एज के डॉक्टर हो गए ना, होम्योपैथी या उस तरीके के। हाँ वो हाँ उसने हाँ उस पेशेंट ने खुद उनको जा जाके इसके बारे में, वन केयर के बारे में बताया कि आप ये ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ। तो दैट इज वन। और अभी रिसेंटली भी देखिए, एसिडिटी हो, एच पाइलोरी हो, कुछ भी हो, जब भी आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट में अल्सर है, पेट में दर्द होती है, मेरे वेबसाइट के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आधे से ज्यादा जो पेशेंट है वो पेट की प्रॉब्लम्स के हैं। और उनमें से आई वोंट से कि 100% लोग जो कॉल करते हैं ट्राई कर लेते हैं, पर एटलीस्ट 25% लोग ट्राई कर लेते हैं, और 25% में से 1-2% को छोड़कर जो ठीक से नहीं करते, बाकी सारे ठीक हो जाते हैं। ठीक 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 ठीक। कुछ लोगों को 2-4 दिन में आराम मिल जाता है, जिनकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, महीने 1.5 महीने में हो जाता है। ठीक 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 ठीक। एक ही इन्होंने वो टेस्ट कराया, वो लीवर का फंक्शन टेस्ट। इनका पता नहीं लिवर का फंक्शन, तो लिवर हाँ ठीक है, टेस्ट कराया इन्होंने, अभी ब्लड वर्क हुआ इनका, सब कुछ ठीक। लेकिन इनका ब्लड कम होता है, इनका आयरन कम होता है, उसकी वजह से ये फिर वो कहते हैं कि मेरे को, मैं वो आयरन की भी वो जो दवाई खाते रहते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि कुछ मत खाओ, यही करो बस, दैट्स इट। तो अगर आयरन कम हुआ है, आयरन कम हुआ है तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो डाइट वो ले रहे हैं, दुनिया के सैकड़ों मिलियंस ऑफ लोग ले रहे हैं, उनका आयरन कम नहीं है, इन्हीं का आयरन क्यों कम हुआ? बॉडी अपने आप से एडजस्ट करती है, और उसके एडजस्टमेंट को ठीक करने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जितने ब्लड टेस्ट होते हैं 90% क्या 99%, अब जैसे किसी को पेट की प्रॉब्लम है, उसकी एंडोस्कोपी कर ली, 99.9% का कुछ नहीं मिलता एंडोस्कोपी में। उसके बावजूद भी दवा देने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले एंडोस्कोपी कर देते हैं। जो मैंने बताया ना कि डॉक्टर ने कॉल किया, वो एमबीबीएस डॉक्टर ने, तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, उसका भी एंडोस्कोपी वगैरह सब हो गया, कुछ नहीं मिला कहीं पर भी। अल्टीमेटली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से आराम हो गया उसको। ठीक है, ठीक है जी। अगर यही प्रॉब्लम, यही मरीज किसी डॉक्टर के घर में भी होता तो उनके पास इलाज नहीं है इसका। सही बात। सर मेरा जो क्लास फेलो है ना, वो पीडियाट्रिशियन है, और ही इज एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली एम्स, ही इज एमडी फ्रॉम दिल्ली एम्स, एंड एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट। जब हमारा ग्रुप मिला, हमारा जब दोबारा से मुलाकात हुई आज से 6-7 साल पहले, तो उस समय मेरे को ये था कि जो छोटे बच्चों की बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है वो 100% ठीक हो जाती है 2-3 दिन में, जबकि उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों में 15 से 20% या 25% बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं बाय द टाइम दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। 10% की ये प्रॉब्लम रह जाती है लाइफ लॉन्ग के लिए। तो मैंने उसको बोला कि यार ये वाला सिस्टम है, और मैंने अपने बच्चों पर अप्लाई किया था, और मेरे बच्चों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, वो तो एक ही सर्दियों में एक ही रात को 2-2, 3-3 बार भी कर देते थे। तो इसको इस्तेमाल करो, और आपके पास तो पीडियाट्रिशियन हो, आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं, तो आप 2-2 दिन में ठीक कर दोगे। आज 6 साल तक उसका कोई फीडबैक नहीं है। 1-2 बार मैंने ट्राई किया शुरू के 6-8 महीने साल में कि भाई क्या हुआ, तुमने ट्राई किया, इसे टाइम नहीं मिलता। और आज की डेट में मोदी जी से रिलेटेड सारी पोस्ट पूरा दिन डालते रहते हैं, सुबह 5 बजे उनकी पोस्ट शुरू हो जाती है मोदी के ऊपर, बट ही डजंट हैव टाइम फॉर द चिल्ड्रन। अगर उनका बिजनेस बंद हो जाएगा ना ऐसे, अगर वो सर ही इज हेडिंग ए रेड क्रॉस हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ही इज क्लिनिक, और इससे कोई बंद नहीं होता, क्योंकि ठीक तो कोई हो ही नहीं रहा। जो भी बच्चा बेड वेटिंग की प्रॉब्लम लेकर आएगा, डॉक्टर कितनी बार आएगा, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी? ये तो है नहीं कि वो ठीक नहीं होगा तो 15 साल तक चक्कर लगाता रहेगा। फिर सेकंड चीज होती है कि आपने एच पाइलोरी जिसने ढूंढा उसको नोबेल प्राइज मिल गया, जो बेड वेटिंग ठीक कर देगा उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा क्या? नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होने के लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी है। तो मैं नहीं ले सकता, वो तो ले सकता था। मैंने तो कहा था उसको 50-50 स्प्लिट कर लेते हैं।
तो ये एक जगह प्रॉब्लम नहीं, सभी जगह ये प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ। अब उनकी ठीक है फैमिली जी। ये है कि वो डॉक्टर, उनकी वाइफ जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, उनकी जो लड़के हैं दोनों, दो लड़के हैं, और दोनों के दोनों लड़के एमडी है, एमडी इन मेडिसिन। हम्म। और मुझे नहीं लगता उनकी ठीक है जी। फैमिली। हाँ जी ठीक है जी। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को आप सो जाओ, अब काफी लेट हो गया, आप सो, फिर कभी बात करेंगे। अभी ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू।